चलिए बच्चों, प्लीज एवरीवन वुड सी, विल स्टार्ट. चलिए, so today we have to begin with a new topic, but before we begin, हमारा लास्ट लेक्चर जो था सेक्शन नंबर 72, उसका एक क्वेश्चन रह गया था, इफ यू रिमेंबर. सो फर्स्ट वी विल कवर दैट क्वेश्चन एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. सो प्लीज एक बार खोल लीजिएगा. This was the question. Every holder of securities, please open the question. चलिए, please look at the question, everyone. Every holder of security may at any time nominate any person to whom his share security shall vest in the event of his death. Comment करें. चलिए बच्चों, स्टार्ट करें. इसका आंसर लिखेंगे. क्या होगा इसका आंसर? Who would tell me the answer? कर सकता है. कैसे करेगा? कौन से फॉर्म में? वेरी नाइस, SH13 में. चलिए स्टार्ट करेंगे. लिखिए इसका आंसर. एज पर सेक्शन 72 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, read with what beta? Rule 19. Very nice. Of companies share capital and debenture rules 2014, every holder of securities may at any time हर होल्डर ऑफ सिक्योरिटी में एट एनी टाइम. कौन से फॉर्म में? इन फॉर्म नंबर SH13. इन फॉर्म नंबर SH13 nominate a person whom his securities shall vest in. whom his securities shall vest in. किसके पास उसकी सिक्योरिटीज जाएंगी? कब बच्चों? इन द इवेंट ऑफ हिज. ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा. सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों? सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? सॉरी, जॉइंट शेयर होल्डर का लिखेंगे. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स. The joint shareholders may together nominate a person in whom their all securities will vest. कब बच्चों? अरे कब? जॉइंट शेयर होल्डर्स भी all, yes,
vest in the event of death of all the joint shareholders. Yes or no? तीसरा, नॉमिनेशन में चेंज भी हो सकता है. ओए, क्या नॉमिनेशन में चेंज हो सकता है? यस. कौन से फॉर्म से? SH14. यस. नेम ऑफ नॉमिनी can also be changed in form number SH14. अच्छा, कंपनी को ये नॉमिनेशन रिकॉर्ड कितने महीने में करना है? वेरी नाइस. कंपनी को नॉमिनेशन कितने महीने में रिकॉर्ड करना है? 2 महीने में कंपनी को नॉमिनेशन रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी हैज टू record the nomination within a period of what, beta? 2 months from the date of receipt of notice of nomination. जिस दिन कंपनी को पता चलता है कि जिस दिन कंपनी को रिसीव होगा नॉमिनेशन का फॉर्म, जिस दिन कंपनी को मिलता है उसके कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर कंपनी को क्या करना है बच्चों? नॉमिनेशन रिकॉर्ड करना है. कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? ROM में. कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? नोट नॉमिनेशन कॉमा इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर. अच्छा, नॉमिनेशन बड़ा है या फिर सक्सेशन बड़ा है? नॉमिनेशन. आप विल में किसके नाम पे शेयर लिख के जाते हैं? इससे कोई फर्क? शेयर उसी को मिलेंगे जो जिसके फेवर में क्या है? नॉमिनेशन. नॉमिनेशन एक लाइन छोड़ के, नॉमिनेशन overrides succession. Please hear what nomination does is nomination overrides succession. प्लीज यू कैन मैसेज मी बेटा. आपकी आवाज नहीं आ रही है. नॉमिनेशन ओवरराइड्स सक्सेशन. व्हाट मोर? उसके बाद अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो क्या, कि जब आप नॉमिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो यू हैव टू स्पेसिफाई अ चॉइस. क्या चॉइस स्पेसिफाई करनी होती है? वेदर यू वुड लाइक टू बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर और वुड यू लाइक टू सेल द शेयर्स विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड एज अ मेंबर. यस और नो बच्चों? सेक्शन 56 बोलता है कि आप ऐसा कर सकते हो, है ना? और अगर आपने चॉइस स्पेसिफाई नहीं की तो, इफ यू डोंट स्पेसिफाई चॉइस देन व्हाट विल हैपन? देन कंपनी वुड गिव यू अ चॉइस. दादा, अगर आपने चॉइस नहीं बताई तो आपको चॉइस कौन देगा? कंपनी चॉइस देगी. और आपको कितने दिन के अंदर चॉइस एक्सरसाइज करनी होती है? 90 डेज के अंदर. एंड इफ यू डोंट एक्सरसाइज एनी चॉइस देन, स्क्रीन नहीं दिख रही ऑनलाइन वाले बच्चों को? दिख रही बट सर ब्लर है. अच्छा, ब्लर है क्या? अभी ठीक है क्या? अब दिख रही है सर. ओके ओके. हाँ, और 90 दिन के अंदर अगर वो चॉइस एक्सरसाइज नहीं करता तो उसके राइट्स क्या हो जाते हैं? मेंबरशिप राइट सस्पेंड हो जाते हैं. कब तक के लिए? जब तक वो चॉइस एक्सरसाइज नहीं करता. इज दैट क्लियर? सो बस इतना लिखा तो भी आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लम. सो दिस इज द आंसर. नाउ वी कैन बिगिन विद अ न्यू टॉपिक. अपना नया टॉपिक आज का ये सारे फॉर्म्स हैं. प्लीज हियर. हाँ बेटा, फास्ट. चलिए, चलो. सो प्लीज बैरक में एवरीवन कम टू पेज नंबर 1.412. in the barrack, please come to page number.
बैरक में एवरीवन वुड कम टू पेज नंबर 1.4.2 सेक्शन नंबर 149 और चैप्टर नंबर 11 है ये। मैं अपने नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बैर एक्ट। अच्छा एक बार ये देख लो, ये फॉर्म कौन कौन से अपन ने सेक्शन नंबर 43 से लेके 72 तक कौन कौन से फॉर्म पढ़े हैं? SH1, SH2, SH3, SH4, SH5, SH6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 इज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस इन बायबैक। ये अभी है या ऑमिट हो गया है? दिस हैज बीन ऑमिटेड। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, बायबैक खत्म होने का सिर्फ आपको क्या करना है, you just need to file return of buyback, that's it, with a declaration you just need to file। अब मतलब आपको जो सर्टिफिकेट है डिक्लेरेशन है वो आपको कहाँ पे करना है? SH11 में करना है, SH15 की ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए सो बच्चों ये सारी चीज़ें होने के बाद आज मैं आपके साथ आई विल बिगिन विद द न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ द न्यू टॉपिक इज डायरेक्टर्स। और आपकी अगर आप ICSI की मॉड्यूल देखें तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 149 से लेके 205 मेरे नोट्स में तीनों मतलब मेरे नोट्स में सब कुछ एक जगह पे डायरेक्टर का। बट अगर आप मॉड्यूल देखेंगे तो मॉड्यूल में यस एक चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, जो कहाँ से कहाँ तक है? यस एक चैप्टर है बोर्ड मीटिंग, जो है कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 173 से लेके आई बिलीव 195 तक है शायद, या 194 तक। और उसके बाद 196 से लेके 205 तक एक अलग चैप्टर है KMP। सो ICSI की मॉड्यूल में ये क्या है बच्चों? 3 चैप्टर है। मेरे नोट्स में तीनों चैप्टर को मर्ज करके मैंने क्या किया है, एक ही कर दिया 149 से लेके 205 तक। ठीक है, सो आई विल बिगिन नाउ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर डायरेक्टर। और आप लोग अपने बैरक में आई बिलीव सब लोगों ने 149 सेक्शन खोल लिया है। और 149 जो है प्लीज हियर, तो सबसे पहले 2 क्लॉज 10 डिफाइन करता है बोर्ड। 2 क्लॉज 10 का मतलब कहां पे 2 क्लॉज 10 में क्या लिखा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड? कंपनीज एक्ट में 2 क्लॉज 10 में डिफाइन किया है। किसको डिफाइन किया है बच्चों? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड? बोर्ड इज अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड क्या है बच्चों? इट इज अ collective body of directors। then you have 2 clause 34। उसके बाद आपके पास क्या है बच्चों? 2 clause 34 जिसमें डिफाइन किया है किसको बच्चों? यस डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? द वन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड। सो ये 2 डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हैं। बोर्ड का मतलब हो गया क्या बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड? हाँ जी बच्चों, बोर्ड का मतलब क्या है? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। सो द मीनिंग ऑफ बोर्ड इज कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर? अपन जब इंग्लिश पढ़ते थे बचपन में, सो अपन उसमें पढ़ते थे ना कलेक्टिव नाउन। क्या पढ़ते थे अपन? कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? किसी को पता हो तो? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हेन यू से बोर्ड, जब आप कहें किस चीज का जिक्र करें बच्चों? आप जब आप बोर्ड का जिक्र करें तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी भाषा में अगर समझाऊं तो, अगर मैं कहूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का बोर्ड हरामखोर है, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का बोर्ड जो है वो हरामखोर है, तो इसका मतलब मैं किसको गाली दे रहा हूं?
कैन आई से आई एम अब्यूजिंग ऑल द डायरेक्टर्स हु आर ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस, हाँ या ना बच्चों? सो बोर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन. बोर्ड रिप्रेजेंट्स, बोर्ड का मतलब है सारे डायरेक्टर्स. बोर्ड का मतलब क्या है? सो इफ, तो ये हो गया बोर्ड. तो अच्छा, क्या बोर्ड में डायरेक्टर्स के अलावा कोई और हो सकता है? क्या बोर्ड में डायरेक्टर्स के अलावा और कोई हो सकता है? कैन देयर बी समवन एल्स इन द बोर्ड अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टर? जस्ट फोकस ऑन माई क्वेश्चन. My question is, can there be some other person who is not the director, and he is in the board? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है. yes. So board का मतलब है बच्चों, it is a collective body of director, which means only if you are a director, you can be into the board. तो क्या हम डायरेक्टर को बोर्ड का मेंबर भी बोल सकते हैं? कैन आई कॉल डायरेक्टर द मेंबर ऑफ द बोर्ड? क्या मैं बोर्ड को, क्या मैं डायरेक्टर को डायरेक्टर ना बोल के, डायरेक्टर को, कंपनी के डायरेक्टर को मैं डायरेक्टर ना बोल के, क्या मैं उसे बोर्ड का मेंबर बोल सकता हूं? हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? यस. सो कंपनी के डायरेक्टर को अगर मैं डायरेक्टर ना बोलूं, मैं क्या बोलूं? कि यशोदा इज द मेंबर ऑफ बोर्ड. मेंबर ऑफ बोर्ड का मतलब क्या है? क्या नहीं से मैं उसको डायरेक्टरी बोल रहा हूं, क्योंकि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 10 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 10 के हिसाब से बोर्ड का मेंबर, बोर्ड का सदस्य वही इंसान रह सकता है जो क्या है? डायरेक्टर है. एंड 2 क्लॉज 34, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर का मतलब क्या है? द वन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड. तो आप अपने आप को कंपनी का डायरेक्टर कब बोल सकते हो? आप अपने आप को कंपनी का डायरेक्टर कब कह सकते हो कि यार मैं ना कंपनी का डायरेक्टर हूं? आप ऐसा कब बोल सकते हो? यस. कैन आई से ओनली इफ यू आर अपॉइंटेड टू द बोर्ड? अगर आपको बोर्ड में अपॉइंट किया गया है तभी आप बोल सकते हो कि आप कंपनी क्या हो, अदरवाइज आप अपने आप को डायरेक्टर नहीं बोल सकते. इज दैट क्लियर? अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने 2010 में, आई बिलीव 2009 में, मैंने प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड करके एक कंपनी थी ज्वाइन की थी. ठीक है. वहाँ का मैं सीनियर ऑफिसर था सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में. सो बच्चों वहाँ पे ना मैंने अलग अलग टाइप के लोग देखे. मार्केटिंग डायरेक्टर. कौन सा डायरेक्टर? डायरेक्टर मार्केटिंग. मतलब जो हमारे कंपनी के सीईओ थे, फाउंडर थे, उनका जो साला था उसको उन्होंने क्या बना दिया? मार्केटिंग डायरेक्टर. अब जब वो मार्केटिंग डायरेक्टर था तो मैंने चेक किया क्या वो बोर्ड में है? नो, ही वॉज नॉट इन द बोर्ड. वो बोर्ड में था ही नहीं बच्चों. तो मैं टेंशन में आ गया, यार ये कैसे? तो फिर वहां के जो सीएफओ थे, जो मेरे से पहले काम कर रहे थे, अनिल मेहता करके नाम था उनका, मैंने उनसे पूछा कि सर जी ये क्या लफड़ा है? मैंने बोला ये क्या लफड़ा है? जो बंदा बोर्ड में अपॉइंट नहीं हुआ है उसको भी हम क्या बोल रहे हैं? तो उसने बोला कि दुष्यंत एक बार, आप तो कंपनी लॉ के बादशाह हो, आप कंपनी सेक्रेटरी, तो जाके एक बार डेफिनेशन चेंज करो, चेक करो. तो जब मैंने डेफिनेशन चेक की तो उस डेफिनेशन में क्या लिखा था पता है? डायरेक्टर का मतलब द वन हु इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, द वन हु इज एंड द पर्सन हु इज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. मतलब पहले के टाइम पे 1956 के एक्ट में क्या लिखा था? डायरेक्टर का मतलब क्या था? एनी पर्सन हु इज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम. मतलब इधर देखो, एक मिनट. हाँ, एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. क्या लिखा है मैंने बच्चों? एनी पर्सन हु इज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर. व्हेन यू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ सम पर्सन,
बच्चों आप किसी इंसान की पोजीशन को ऑक्यूपाई कब कर लेते हैं? वेरी नाइस। जब आप उनके फंक्शन डिस्चार्ज करना शुरू कर दो तो आप उस इंसान की पोजीशन क्या कर लेते हो? ऑक्यूपाई कर लेते हो, हाँ या ना? अगर मैं आज कंपनी का पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर कल से मैं आना बंद कर दूं और मेरे बदले आपको मान लीजिए कोई और कंपनी लॉ पढ़ाने लगे और मेरे जैसे ही कंपनी लॉ पढ़ाता है, रादर मुझसे भी अच्छा पढ़ाने लगे, कैन आई से व्हाट विल हैपन? कैन आई से आप बोल सकते हो कि इस इंसान ने दुष्यंत सर की पोजीशन को क्या कर लिया है? ऑक्यूपाई। तो जब आप किसी इंसान के फंक्शंस को क्या करना शुरू कर दो, जब आप किसी इंसान के फंक्शंस को डिस्चार्ज करना शुरू कर दो, आप क्या कर लेते हो? उस इंसान के फंक्शंस को आप क्या कर लेते हो बच्चों? ऑक्यूपाई कर लेते हो। तो 1956 के एक्ट के अंदर जो डायरेक्टर का डेफिनेशन था, दैट वाज व्हाट बेटा? उस डेफिनेशन में फंक्शंस मैटर्ड एवरीथिंग, डेजिग्नेशन डज नॉट मीन एनीथिंग। डेजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं था। अगर मेरी डेजिग्नेशन चपरासी की है, क्या है? मैं कंपनी का चपरासी हूं या मैं कंपनी का चौकीदार हूं, बट मैं क्या कर रहा हूं? चौकीदार होने के बावजूद मैं कंपनी की बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, मैं कंपनी के पॉलिसी डिसीजंस में क्या कर रहा हूं? कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। क्या हो गया मैं? क्या मैं डायरेक्टर बन गया? तो 1956 की डेफिनेशन में आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपके लिए मैटर क्या करता था? आपके फंक्शंस। बट कंपनीज एक्ट 2013 में क्या मैटर करता है? यस, आपको डायरेक्टर, आप भले किसी बच्चों, ओनली व्हेन यू हैव अपॉइंटेड टू द बोर्ड, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप फंक्शन कौन से डिस्चार्ज करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर अपॉइंटेड टू द, अगर आपकी अपॉइंटमेंट बोर्ड में हुई है, अगर आपकी अपॉइंटमेंट कहां पे हुई है, तभी आपको क्या कहा जाएगा? देन ओनली यू विल बी टर्म्ड एज, देन ओनली यू विल बी टर्म्ड एज व्हाट बेटा? तभी आपको डायरेक्टर माना जाएगा, अन्यथा आपको डायरेक्टर माना नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अभी कंपनी किसी को भी डेजिग्नेशन दे सकती है क्या? यू आर डायरेक्टर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, किसी को भी कंपनी डेजिग्नेशन नहीं दे सकती। कब तक? जब तक वो बंदा बोर्ड में अपॉइंट ना हुआ हो। इज एवरीवन विथ मी? सो अगर मैं किसी को क्या कहना चाहूं, कंपनी का डायरेक्टर कहना चाहूँ, इफ आई वांट टू से कि मिस्टर मुकेश अंबानी, अगर मुझे ये बोलना है कि मिस्टर मुकेश अंबानी इज द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, मैं ऐसा कब बोल सकता हूँ? ओनली एंड ओनली व्हेन ही इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड। जब वो कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं? जब मिस्टर अंबानी हैज बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड, देन ओनली आई कैन कॉल हिम एज व्हाट बेटा? तभी मैं उनको कंपनी का डायरेक्टर बोल सकता हूँ। इज दैट क्लियर? तो दोनों ही डेफिनेशन अलग अलग है या कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री है। सो इफ यू विल बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड, यू विल बी कॉल्ड एज डायरेक्टर, एंड सारे डायरेक्टर्स की बॉडी मिलके क्या बनाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएगी। इज एवरीवन विथ मी? चलिए, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोविजन दैट वी डिस्कस्ड। हमने किसके ऊपर डिस्कस किया अपना फर्स्ट प्रोविजन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। प्लीज सी, नाउ कम टू सेक्शन नंबर 149, हमारा पहला सेक्शन। चलो, शैल वी? 149 के अंदर अभी हम आ जाएंगे सब सेक्शन 1 पे। अच्छा, 149 से लेके 205 तक के जो क्वेश्चन है, 40 मार्क का वेटेज है इसका कंपनी लॉ में, और लगभग 10 मार्क का वेटेज होगा इसका आपका SBIL में। 10 नहीं, 5 मार्क का वेटेज कम से कम SBIL में होगा। तो दोनों मिला के कितना हो जाता है बच्चों? 45 मार्क्स। ठीक है। और SBIL में भी जो आपको पता ही है, 1 से लेके 22 तक मैंने जो आपको पढ़ाया है, वो आपकी कंपनी लॉ का सिलेबस नहीं है। वो किसका पढ़ाया है मैंने आपको? SBIL का पढ़ाया है। सो SBIL के, और मतलब SBIL में कम से कम 30 से 35 मार्क का वो क्या पूछेंगे? कंपनी लॉ दे आर गोइंग टू आस्क। यस, SBIL के पेपर में आउट ऑफ 100 मार्क के पेपर में 30 से 35 मार्क क्या होगा? वुड बी कंपनी लॉ। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए,
चलिए shall we? So this chapter is very important आपके एग्जाम के लिए। और जब आप CS बनने के बाद या CS बनने के पहले when you will go for articleship interviews, after clearing your executive, when you will go for articleship interview, 90% जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में या तो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे या फिर AGM वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे। AGM मतलब 96 से 122 तक, ठीक है। तो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद इमीडिएटली अपन क्या करने वाले हैं, हम 96 से कहाँ पे जाएंगे, 112 तक जाएंगे। अच्छा, दिस चैप्टर विल टेक अस एटलीस्ट 1 मंथ। तो आज अपन ने जो डेट स्टार्ट की है वो कौन सी है, 17 जुलाई। सो 15 अगस्त आज़ादी की सालगिरह पर, ठीक है, जो आज़ादी का, आज़ाद भारत का जब हम सेलिब्रेशन चल रहा होगा, सो आई बिलीव ऑन दैट डे वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। तो हमारे पास 28 दिन है। कितने दिन हैं, 28 दिन का अपन क्या रखते हैं, टारगेट रखते हैं ख़त्म करने का, ठीक है। एंड व्हेन आई से 28 डेज तो इट विल इंक्लूड 28 वर्किंग डेज। सो बीच में संडे नहीं आएगा, लाइक संडे नहीं आएगा इन द सेंस कि संडे को भी अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तभी अपन क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर को अपन क्या करेंगे, विल फिनिश दिस चैप्टर ऑन टाइम, ठीक है। 15 अगस्त तक अगर ये अपन ख़त्म करते हैं तो 15 अगस्त से 15 सितंबर तक अपन ख़त्म करेंगे किसको, उसमें अपन ख़त्म करेंगे AGM ख़त्म करेंगे, अकाउंट्स, डिविडेंड ख़त्म करेंगे, अकाउंट्स ख़त्म करेंगे और ऑडिट ख़त्म करेंगे। ऐसा अपना 5 टॉपिक ख़त्म करने का रखेंगे अपन अगले 1 महीना। फिर 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर अपना लास्ट जो पीरियड रहेगा 15 अक्टूबर तक, उसमें अपन क्या करेंगे, मिसलेनियस टॉपिक ख़त्म करेंगे। अच्छा, इसमें अब इस बार अपने को आगे भी जाना है ना, इस बार हमको नया बर्डन है नए सिलेबस में, पुराने सिलेबस को नहीं है। नए सिलेबस को 206 से लेके 230 तक भी करना है। सो वो 24 सेक्शन अपने लिए क्या है, वो 24 सेक्शन अपने पास एक्स्ट्रा हैं। तो आप लोग को लगता है कि सर फालतू में मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मत समझो। और अच्छा, डायरेक्टर ये 28 जो अपन को टाइम है, इसमें अपने को कम से कम 100 क्वेश्चंस भी लिखने हैं। सिर्फ डायरेक्टर चैप्टर में अपन कितने क्वेश्चन लिखने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू राइट, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपना एक, वो भी अपने लिए एक चैलेंज है। सो बहुत सारी चीज़ें अपने लिए आने वाला 1 महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। बट ये चीज़ अगर अच्छे से की तो आपको लाइफ टाइम यू विल बी, यू नो, आपको कंपनी लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा फॉर योर एंटायर लाइफ, ठीक है। क्योंकि मेजरली आप इंटरव्यू में जाओ या कहीं भी जाओ, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। चलो, और अपनी ICSI भी बहुत सीरियस है इसको लेकर। और CS प्रोफेशनल में भी, CS प्रोफेशनल में यू हैव 7 पेपर्स, राइट। 7 पेपर में कम से कम आप मान के चलिए, 7 पेपर मिला के 700 मार्क का होता है। 700 में से कम 70 से 80 मार्क का क्वेश्चन आपको डायरेक्टर से ही आएगा। तो प्रोफेशनल में भले ही आपका कंपनी लॉ इज़ नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, बट डायरेक्टर या कंपनी लॉ आपको प्रोफेशनल के हर एक सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, काम में आने वाला है, एक्सेप्ट फॉर लेबर लॉज एंड IPR, वहाँ पे काम नहीं आएगा, बाकी हर जगह काम आएगा। चलो, शैल वी, चलो 149 और ये सेक्शन। अच्छा, अब पूरे डायरेक्टर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, इंपॉर्टेंट तो बहुत है, सबसे ज्यादा ICSI का फेवरेट सेक्शन कौन सा है, 149। जून टू बैक माई स्टेटमेंट, टू सपोर्ट माई स्टेटमेंट, I would give a reference to the examinations that were held in month of December 2022. सिर्फ 149 से ICSI had asked 25 marks के questions. Yes, collectively from company law and SBC, yeah. And in the attempt of this last attempt that we had, June 2023, I think 17 marks का question they had asked just from section number 149. ठीक है, so 149 is very important, very big per se, बहुत बड़ा section है. It will take us at least 2 lectures, 4.5 hours हमको इस section में जाएंगे, ठीक है. चलिए, we'll have some extra classes as well. अब तो तुम लोग नाइट क्लास को भी लेके काफ़ी familiar हो गए हो, ठीक है. चलिए, I'll give you a choice, like कि सैटरडे की रात को मिल सकते हो या फिर संडे की मॉर्निंग को मिल सकते हो.
सैटरडे की रात, आई एम वेरी श्योर तुम लोग को रात को बहुत एक्साइटमेंट रहता है, ठीक है, अच्छा है सैटरडे की रात को, खासकर बॉयज़ के लिए अच्छा है, घर पे रह के कुछ उल्टा सीधा कर लेते होंगे, उससे अच्छा कम से कम मेरे साथ रहें, मेरे साथ जो भी करेंगे सीधा ही सीधा होगा। एनीवे चलिए 149 से स्टार्ट करूंगा मैं आपके साथ, और 149 के अंदर द फर्स्ट सबसेक्शन दैट आई विल डू इज सबसेक्शन 1, ठीक है। हाँ, शनिवार को ये अभिषेक भाई बस चलिए, अच्छा सेक्शन का टाइटल क्या है, 149 सेक्शन का टाइटल क्या है, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन का टाइटल क्या है बच्चों, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। चलो 1, सबसे पहला, every company shall have a board of director consisting of individuals। तो सबसे पहली चीज, हमारे इंडिया में एक कंपनी का मेंबर कौन हो सकता है, 2 clause 55, यस नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, द वन हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, द वन हु कैन एंटर इनटू अ कैन बी द मेंबर, ठीक कंपनी का। बट डायरेक्टर कौन बन सकता है, ये देखिए दीदी, ओनली इंडिविजुअल्स ओनली। सो सबसे पहली चीज, एवरी कंपनी शैल का मतलब ऑप्शन है या मैंडेटरी है, हैव अ बोर्ड। कई लोग बोलेंगे अ बोर्ड का मतलब, बोर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन, सो अ बोर्ड का मतलब एक बोर्ड होना चाहिए हर एक कंपनी में, डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर एंड शैल हैव। अच्छा, अपने यहाँ 2 बोर्ड हो सकते हैं क्या, एक प्राइमरी बोर्ड और एक सेकेंडरी बोर्ड, नहीं, शैल हैव अ बोर्ड, अ बोर्ड मतलब एक ही बोर्ड होगा, ठीक है। बट जर्मनी में देर इज अ कंसेप्ट ऑफ 2 tier बोर्ड, लेट मी टेल यू, जर्मनी के कंपनी लॉ के हिसाब से इफ यू सी देर इज अ कंसेप्ट ऑफ 2 tier बोर्ड, एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है और एक सुपरवाइजरी बोर्ड होता है। मैनेजमेंट बोर्ड में कौन होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सुपरवाइजरी बोर्ड में कौन होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। बट इन इंडिया वी हैव 1 tier स्ट्रक्चर, हमारे पास क्या है बच्चों, 1 tier स्ट्रक्चर वी फॉलो, और वो दैट इज एविडेंट फ्रॉम द कंपनी शैल हैव आ का मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल्स हो एज डायरेक्टर एंड शैल हैव। सो कंपनी शैल हैव अ बोर्ड, और जिसमें कौन होगा बच्चों, मेंबर कौन होंगे, जिसके मेंबर्स होंगे इंडिविजुअल्स, एंड शैल हैव, एंड शैल हैव। नंबर 1 क्लॉज नंबर ए देखो, मिनिमम 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 1 डायरेक्टर इन ओपीसी, एंड मैक्सिमम ऑफ कितना, 1 2 3, 1 ओपीसी में, 2 प्राइवेट सर में। स्क्रीन ब्लर है। सबका स्क्रीन ब्लर है क्या बेटा, हाँ यस सर। सर। यस सर। सर ब्लर है। अरे यार क्यों हो गया ब्लर यार, व्हाट कैन आई डू। सर आप फुल स्क्रीन से हटाते तो सही हो जाता है, फिर इसमें फुल स्क्रीन करते तो फिर हो जाता है ब्लर। अभी देख एक बार, अभी बता, अभी क्या है, हाँ सर आप सही आया। चलो ठीक है अभी ऐसे ही रखते हैं फिर, ठीक है। हाँ जी, सो कंपनी में ये क्या है बच्चों, मिनिमम डायरेक्टर, मिनिमम डायरेक्टर कितने हैं, 1 2 3, 1 ओपीसी, 2 प्राइवेट में और 3 पब्लिक में, और मैक्सिमम, मैक्सिमम 15 कहाँ पे, कोई भी कंपनी में मिनिमम अलग अलग है बट मैक्सिमम सबके लिए क्या है, सेम है, ठीक है। दूसरा प्रोवाइजो देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट प्रोवाइजो इज सेइंग,
अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर आफ्टर पासिंग अ, अच्छा मतलब अगर किसी कंपनी को 1% कंपनी को भी अगर मान लो 15 डायरेक्टर से ज़्यादा अपॉइंट करने तो वो कर सकती है। कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके यू कैन अपॉइंट व्हाट बेटा, मोर देन 15 डायरेक्टर। नाउ प्रोवाइजो 2 देखो क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। कौन सी सारी कंपनीज है प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज? प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ द कंपनीज में कम से कम 1 क्या होनी चाहिए बच्चों? 1 होनी चाहिए विमेन डायरेक्टर। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा अभी? सब सेक्शन 1। अब इसके फुटनोट देखो, 24, 25, 26, 27, 28, 27 तक है, 28, 29 तक है क्या? सब में चेक करो। अच्छा सबसे पहले फुटनोट नंबर 27 देखो। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी 149 क्लॉज 1B एंड फर्स्ट प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई। कौन सी कंपनी बच्चों क्या क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, 149 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी क्लॉज बी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्लॉज बी क्या है? 15 डायरेक्टर एंड शैल नॉट अप्लाई एंड फर्स्ट प्रोवाइजो। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? सो 1 पर्सन कंपनी कैन हैव क्या मैं लिख सकता हूं 1 पर्सन कंपनी कैन हैव एनी नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर। क्यों? 149 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी और प्रोवाइजो, कौन सा प्रोवाइजो बच्चों? फर्स्ट प्रोवाइजो, दोनों ही एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? अरे कहने का मतलब क्या है? अरे कहना इसे सेक्शन 8 कंपनी में 15 डायरेक्टर वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी और दूसरी स्पेशल रेजोल्यूशन वाली कंडीशन एप्लीकेबल। तो 1 पर सेक्शन 8 कंपनी 20 डायरेक्टर भी रख सकती है, 25 भी रख सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों है? 1% सॉरी, सेक्शन 8 कंपनी को ऐसा एग्जम्पशन क्यों मिला है? प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। सेक्शन 8 कंपनी में क्या होता है, जो भी सेक्शन 8 कंपनी को डोनेशन देता है, क्या देता है? जो भी सेक्शन 8 कंपनी में डोनेशन देता है वो क्या बोलता है कि मेरे को क्या बनने का है? क्यों? नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1% कंपनी को 5 करोड़ की डोनेशन दे रहा हूँ, कितने की डोनेशन दे रहा हूँ? तो भाई मेरा डोनेशन जिस पर्पस के लिए मैंने दिया है उसी पर्पस के लिए यूज हो। क्या मैं ये चेक करना चाहता हूँ? यस। और इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ? मैं 1% कंपनी से बोलता हूँ कि मुझे क्या बनाओ। कब तक? जब तक मेरा फंड यूज। तो 1% कंपनी में इसलिए क्या बोला हमने? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। नाउ उसके बाद 28 देखो। In case of unlisted public company which is licensed to operate by RBI or SEBI or IRDA from IFSC in an approved multi-service SEZ set up under SEZ Act, second proviso shall not apply. Second proviso क्या है? Women director. तो बच्चों अगर आपकी कौन सी कंपनी है? If your company is unlisted, एक मिनट बेटा एक मिनट, अगर आपकी कंपनी क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, जो कहां पे काम कर रही है? जो कहां पे काम कर रही है? आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, आईएफएससी में काम कर रही है। कहां पे काम कर रही है? उसको क्या करने की जरूरत नहीं है? वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, किसको डाउट था बाबा? हाँ एक मिनट, नॉन चैरिटेबल है चैरिटेबल? हाँ मैंने ओपीसी बोला कि सेक्शन 8 बोला? अरे यार सॉरी, सेक्शन 8, सेक्शन 8। ठीक है, मैंने ओपीसी लिखा क्या? अरे यार शिट, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सेक्शन 8, आई एम सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। सो अब हम क्या करें, डायरेक्टली इसके रूल्स देखें। शैल वी सी द रूल्स कि पहले पूरा सेक्शन करना है? पूरा सेक्शन करना है। चलो पूरा सेक्शन करेंगे तो चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वी कैन डू पूरा सेक्शन एज वेल।
सो सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट व्हाट बेटा? मोक्ष, सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? यस, सो देयर आर टू प्रोवाइजोस. एक प्रोवाइजो बात करता है कि 15 के ऊपर जाना है तो एसआर पास करो, और दूसरा प्रोवाइजो बोल रहा है क्या? यस, विमेन डायरेक्टर के बारे में. नाउ कम टू सबसेक्शन 2 एवरीवन. 149 subsection 2. Let's see. Every company existing on or before the date of commencement of this act shall within 1 year from such commencement comply with the requirement of provision of subsection 1. मतलब जो कंपनीज इस एक्ट के आने के पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उनको सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट को मीट करना है कितने के अंदर? 1 साल. सबसेक्शन 1 मतलब मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम. तो ये अभी अपने काम का है या नहीं है? 1 साल कब का हो गया? चलो कम टू सबसेक्शन 3. 149 सबसेक्शन 3. चलो, every company shall have at least one director who stays in India for a total period of not less than during the financial year. During, preceding नहीं बोल रहे हैं, during the financial year. सो हर कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होगा जो साल के दौरान कम से कम कितने दिन बच्चों? कहां पे रुका है? भारत में रहा. साल के दौरान, साल के, इधर देखो, साल के दौरान मतलब कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर. ओके, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024. क्या है ये? कंपनी ने 149 सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट को मीट किया है या नहीं किया है? सुनिएगा ध्यान से. कंपनी ने 149 सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट को मीट किया है या नहीं किया है? ये कब चेक करेंगे? अच्छे से दिमाग लगा के. स्वास्थ्य नींद में है, सो जाएगा थोड़ी देर में. हाँ, 149 सबसेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी ने फुलफिल की है नहीं की है? व्हेन आई एम गोइंग टू चेक दिस. ट्रू, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू चेक दिस. रिक्वायरमेंट कब मीट करनी है? ड्यूरिंग द ईयर. बट आपने मीट की है या नहीं की है? मतलब आपके पास पूरे साल का टाइम है. यू हैव द, कंपनी के पास पूरे साल का टाइम है क्या करने के लिए? कंप्लाई करने के लिए. क्या करने के लिए? कंप्लाई करने के लिए. और लास्ट में हम देखेंगे 31 मार्च हो गया. 31 मार्च को जो लास्ट डे है, तो हम 1 अप्रैल को हम चेक करेंगे कि कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा था जो इंडिया में 182, वो सिटीजन इंडिया का है आउटसाइड इंडिया का, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कि क्या कंपनी में एक डायरेक्टर ऐसा था, क्या कंपनी में जो कम से कम इंडिया में रुका हो. कितने दिन रुका हो? इज दैट क्लियर? और बच्चों क्या ये जो डायरेक्टरशिप है परमानेंट पोस्ट है? नहीं. हो सकता है इस साल यशोदा थी, अगले साल उन्नति हो जाए, हाँ या ना? हो सकता है उसके अगले साल अक्षरा और अदिति दोनों हो जाएं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में आई एम गोइंग टू चेक कि क्या कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा था जो कम से कम कितने दिन, डेज ड्यूरिंग द ईयर इंडिया में ठहरा है. इज दैट क्लियर? चलो, क्या लिखा है वहां पे? कंटिन्यूइंग कॉन्जिक्यूटिव 180 डेज लिखा है या सिर्फ 180 डेज लिखा है? तो लिटिल कंस्ट्रक्शन का क्या होगा? मतलब सिर्फ 180 डेज. वो 10 दिन इंडिया में रहता है, 10 दिन घूम के आता है, 10 दिन इंडिया में रहता है, इससे कोई फर्क. यू जस्ट नीड टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ 182 डेज. इज दैट क्लियर?
Next, provided that in case of newly incorporated company, the requirement under this subsection shall apply what beta? Proportionately at the end of the financial year in which it is incorporated. एक प्रॉब्लम है बच्चों, मान लीजिए प्यारे बच्चों मेरी कंपनी 31 दिसंबर 2023 को मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 31 दिसंबर 2023 को मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। बताइए मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 विल बी द, मेरा क्या होगा बच्चों? मार्च 2024 को आई विल बी कंप्लीटिंग, मैं क्या कंप्लीट करूंगा? I shall be completing my first financial year on 31st March 2024. Is everyone with me? Okay. अब बच्चों मुझे चेक करना है ईयर के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द ईयर आई हैव टू चेक, क्या चेक करना है कि मेरी कंपनी में टोटल कितने डायरेक्टर थे? 3। क्या इन तीनों में से कोई इंडिया में 182 डेज रुका है? आई हैव टू चेक। बट तीनों रुके हैं या नहीं रुके हैं? तीनों नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? अरे मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए कितना साल हुआ है? 3 महीने हुए हैं यार। 31 दिसंबर का मेरा क्या है? इनकॉर्पोरेशन। माई इनकॉर्पोरेशन इज हाउ मच बच्चों? 31। तो मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होकर ही 91 डेज हुए हैं। कितने दिन हुए बच्चों? अरे हाँ है ना। सो मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 91 डेज हुए। तो कैसे ऐसा पॉसिबल है कि मेरी कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर हो जो इंडिया में कितने दिन रुका है? तो वो क्या बोल रहा है? प्रोवाइजो क्या बोल रहा है? व्हाट दैट प्रोवाइजो इज सेइंग? यस। तो इस केस में आप क्या कर लेंगे? आप कैसे चेक करेंगे बच्चों रिक्वायरमेंट? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे यू आर गोइंग टू चेक रिक्वायरमेंट। कैसे चेक करेंगे अपन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे? हाँ जी, अगर कंपनी एग्जिस्ट करती है 365 डेज के लिए तो कम से कम एक डायरेक्टर कितने दिन रहना चाहिए? सो अगर कंपनी एग्जिस्ट करती है कितने दिन के लिए? या 92 वट एवर, काउंट करो कैसा हो, क्या आएगा? 182 मल्टीप्लाइड बाय 91 डिवाइडेड बाय 365 कितना आता है? $45 क्या 45 आया बराबर? इधर देखो, अगर मान लो कितना आता है? 45 आता है। 45 पॉइंट कितना? इधर देखो। अब बच्चों प्रोपोर्शनेट कर लिया अपन ने, तो अब 45 को तुम 45.37 को इतना भी कर सकते हो या फिर 46 में भी जा सकते हो। क्यों? अरे हाँ है ना, क्योंकि डेसिमल में। तो तुम किस साइड जाओगे? 45 में आओगे, 46 में आओगे? बच्चों आप 46 में जाओगे क्योंकि एटलीस्ट है। अगर 45.37 को तुम 45 मान लोगे तो 182 से कम हो जाएगा या प्रोपोर्शनेट से कम हो जाएगा। एटलीस्ट 182 डेज है ना। एटलीस्ट मतलब कम से कम 182, मतलब 182 से कम। तो अगर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 45.37 आता है तो यू हैव टू गो कहाँ पे? आपको 45 में आया तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपोर्शनेट से कम हो जाएगा, और कम से कम आपको इतना तो करना है। तो आप कहाँ पे जाओगे? यू विल गो टू 46। यू गो टू 46। इज एवरीवन विद मी? नहीं, डेसिमल के बाद कोई भी, ये कभी भी, दिस इज नॉट द जनरल प्रिंसिपल कि डेसिमल के बाद कभी भी एक नंबर आए तो हम एक नंबर आ जाएंगे। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्डिंग्स ऑफ द सेक्शन। सो अगर मान लो वर्ड यूज करते हैं नॉट लेस देन, अगर वर्ड यूज करते हैं एटलीस्ट, तो इसका मतलब क्या है? डेसिमल आए तो हम एक पॉइंट आगे जा सकते हैं, क्योंकि अगर डेसिमल के पीछे आए तो वो क्या हो जाएगा? वो लेस देन हो जाएगा। ठीक है। अगर लिखा है इक्वल टू,
या फिर लिखा है नियरेस्ट टू वन थर्ड। क्या लिखा है लैंग्वेज में? नियरेस्ट टू वन थर्ड लिखा है। कहने का मतलब क्या है? कहाँ पे जाना है आपको? वन थर्ड के नियरेस्ट। और अगर आपका आता है वन थर्ड आता है 3.33, तो 3.33 का डेसिमल में जाएगा 3 या फिर 4। तो नियरेस्ट क्या है? 3.33 किसके नियरेस्ट है? 3 के नियरेस्ट है, 4 के नियरेस्ट है? 3। तो हम क्या लेंगे? 3। तो डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? वर्डिंग्स ऑफ द सेक्शन। देयर इज नो थंब रूल की डेसिमल के बाद आगे जाना है या पीछे आना है। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन व्हाट बेटा? वर्डिंग्स ऑफ द सेक्शन। इज एवरीवन विद मी? दैट्स ग्रेट। चलिए, कम टू सबसेक्शन 4। सर हाँ बेटा प्लीज बोलिए। सर आपकी वीडियो बहुत लैग हो रही है। सबको हो रही है क्या वीडियो लैग? नहीं बेटा, किसी को भी नहीं हो रही है। नो सर। हाँ फिर बेटा आई बिलीव आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है बेटा। एक बार वापस लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करो शायद। चलिए प्लीज हियर 149 सबसेक्शन 4 पे आ जाइए प्लीज हियर। Every listed public company shall have at least 1/3 of total number of director as what beta? As independent directors. हर कौन सी कंपनी बच्चों? एवरी विच कंपनी बच्चों? लिस्टेड पब्लिक कंपनी shall have at least कितना बच्चों? 1/3 डायरेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए मैं क्या लिखूंगा? आईडी। इस पूरे एक्ट के दौरान मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या कह के संबोधित करूंगा? आईडी। एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम या कम से कम? कम से कम। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ व्हाट बेटा? एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी बच गई। अरे प्राइवेट कंपनी बच गई ना? अच्छा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ आईडी। और दादा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रिस्क्राइब करेगी? मिनिमम नंबर ऑफ आईडीज प्रिस्क्राइब करेगी। किस चीज के लिए बच्चों? यस, क्लासेस ऑफ या क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी। तो बच्चों लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने चाहिए? 1/3। अच्छा, लिस्टेड कंपनी अब आती है तो यहाँ पे हमको एक चीज एडिशनल पढ़नी पड़ेगी। क्या बच्चों? सेबी के LODR रेगुलेशंस। एंड फॉर दिस पर्पस आपके पास वॉल्यूम 3 होगी। आपको मिला होगा साथ में, क्या मिला होगा? यू मस्ट हैव वॉल्यूम 3। तो कल से क्या लेके आइएगा? कल से वॉल्यूम 3 भी लेके आइएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? LODR में पूरा रेगुलेशन 17 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहाँ पे उन्होंने क्या बताया? लिस्टेड कंपनी के लिए पूरा कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताया है। वी आर गोइंग टू कवर दैट ऑल्सो। ठीक है, नाउ फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन व्हाट बेटा? सच 1/3 shall be rounded off as 1। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है क्या कि 1/3 में अगर क्या आता है, कोई भी फ्रैक्शन आता है, कोई भी डेसिमल आता है, तो आप उसको क्या राउंड ऑफ कर दीजिए। तो मतलब मान लीजिए आपकी कंपनी में 1/3 आता है 3.33, तो ये 0.33 को आप क्या मानेंगे? 1। तो इट वुड बी 3 + 1 = 4। चलिए, रूल्स अपन देख नहीं रहे, अभी अपन सिर्फ सेक्शन देख रहे हैं। ओके, नाउ कम टू 149 सबसेक्शन 5। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है मेरे को नहीं पता है। हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। प्लीज हियर, every company existing on or before commencement of this act shall within 1 year from the date of what beta or from the date of notification in this regard as may be applicable comply with the requirement of what beta। कुछ नहीं बच्चों, जो भी कंपनी इस एक्ट के पहले एग्जिस्ट कर रही थी, उसने जिस दिन से ये एक्ट शुरू हुआ है उसके कितने साल के अंदर? 1 साल के अंदर क्या करना है? सेम अपने बोर्ड में क्या अपॉइंट करने हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, जैसा कि इस एक्ट में बताया 2013 के एक्ट में। नाउ अब हम आ जाएंगे 149 सबसेक्शन 6। एवरीवन
इधर देखिए, अब हमको देखना है कि एक्चुअली में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। सो हमने पढ़ लिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है बच्चों। लिस्टेड कंपनी के केस में 1/3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में कितने मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, जितने गवर्नमेंट क्या करे, प्रिस्क्राइब करे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाई डू वी नीड, ये एक्चुअली में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते कौन है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, इनके नाम में क्या है, इंडिपेंडेंट वर्ड है, कौन सा वर्ड है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किसी को कोई आइडिया है कि क्या करते हैं ये, इनका रोल क्या होता है। नॉट रिलेटेड टू कंपनी, वेरी नाइस। और कुछ बच्चों एक चीज मुझे बताइए, बच्चों डू यू रियली थिंक कि जिंदगी में इंडिपेंडेंट ओपिनियंस आर वेरी नेसेसरी। इंडिपेंडेंट ओपिनियन आर वेरी नेसेसरी। आई विल टेल यू व्हाई। 2012 में, मैं कई बार आपको बताया, 2012 में आई वॉज वेरी चबी, बहुत अच्छा खासा खाते पीते घर का क्या था, बेटा था। और मैं अपने स्टूडेंट से पूछता था कि बच्चों क्या मैं मोटा हूं। मेरे स्टूडेंट बोलते थे कि सर यू लुक वेरी क्यूट। अब बहुत क्यूट हो सर। अलग क्रेज हुआ करता था उस समय, 400 बच्चे एक बैच में, ऑनलाइन का जमाना था नहीं बच्चों, ठीक है। अलग पागलपन बच्चों का। रोज लड़कियां मैसेज करती थी बच्चों क्लास खत्म होने के बाद, सर आपका खाना हो गया, सर आप बहुत क्यूट हो सर, सर कभी चलते हैं घूमने घामने। अलग क्रेज था बच्चों। तो मुझे कभी भी क्या नहीं आया बच्चों, अपने अंदर से चेतना नहीं आई, क्योंकि मेरे को कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे नहीं रहता बच्चों। हर संडे में 5 स्टार होटल खाना खाने जाता था बच्चों, एंड आई यूज टू ईट लाइक अ प्रो, पागलो टाइप खाने का। क्यों? क्योंकि आई एम क्यूट एंड आई हैव टू मेंटेन दैट स्टेटस क्यों। सो बाय द ईयर 2013, एंड ऑफ 2013 आई फेल सिक वंस, एक बार बीमार पड़ गया, एंड आई वॉज एडमिटेड इनटू एन हॉस्पिटल। और फिर जब हॉस्पिटल में हुआ तो 7-8 दिन तक के लिए भर्ती था बच्चों। एंड देन मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हम आपका पूरी बॉडी का एक बार डायग्नोसिस करते हैं कि क्यों हुआ आपको डेंगू। आपको डेंगू नहीं होना चाहिए था, बिकॉज मेरा एज उस समय 26-27 साल का रहा होगा, या 28-29 का। सो उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि बॉस यू हैव रीच्ड टू अ स्टेट जब आप प्री डायबिटिक हैं। क्या है प्री डायबिटिक? पता है क्या होता है? जब आपका क्या होता है दीदी? एग्जैक्टली, ब्लड शुगर लेवल जो है, उस समय मेरे डॉक्टर ने शायद मुझे बताया था कि ब्लड शुगर लेवल अगर आपका खाना खाने के बाद 120 के ऊपर रहता है और खाना खाने के पहले अगर 100 के ऊपर रहता है तो इट मीन्स यू आर प्री डायबिटिक। तो उसने मुझे बोल दिया कि तो आप प्री डायबिटिक हो। मैंने बोला कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि यू आर वेरी क्यूट, यू आर वेरी फिट। तो उसने बोला, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, फिलिप्स विराथन करके डॉक्टर है, सेलिसबरी पार्क में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल करके। तो उसने बोला, डॉक्टर ने बोला कि दुष्यंत, विल जस्ट imagine you are a good teacher, it seems, would your students ever criticize you? Well, no sir, they are very good. That's the reason, they are very good, so they won't ever criticize you. They won't be giving an independent opinion at all. Their opinion will always be biased. They love you, they like you. So this is the report. Facts do not lie. So if you don't start your fitness journey, I'm sorry, at this age, हो सकता है 2 years के बाद you'll have to permanently take insulin.
उस दिन, और बच्चों व्हाट इज शुगर मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, बिकॉज आई हैव सीन माई मदर्स सफरिंग अ लॉट। मेरी मम्मी को पिछले आई थिंक 20 ईयर से शी इज डायबिटिक। आपके घर पे अगर किसी को डायबिटीज है तो देखो बेचारा वो कितना तड़पता है मीठा खाने के लिए, है ना, बहुत तड़पता है बच्चों। जैसे मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, बट अगर आप मुझे बोल दो ना कि मेरी डायबिटीज है तो मेरे को मीठा खाने की इच्छा होने लगेगी। तो ये बड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी का एक अलग ही एरिया है बच्चों। बट मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी अच्छे अपने उसको कंट्रोल किया है। बट मेरी मम्मी हो गई या बहुत सारे लोग हो गए, उनका मन उतना चट्टान की तरह मजबूत है। इंडिया में 80% लोग सिर्फ इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको खाना है, दे जस्ट लव फूड। सो द डॉक्टर गेव मी, व्हाट डिड ही गिव मी इज एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन। मेरे स्टूडेंट्स का ओपिनियन क्या था बच्चों मेरे लिए? इट वॉज ऑलवेज बायस्ड। फिर मैंने उस दिन अपना बॉडी फैट वगैरह चेक किया। आई वेंट टू अ वेरी डिसेंट जिम सेम डे। आईज वर ओपन, उस दिन मेरी आँख खुल गई थी बच्चों। आप बिलीव करेंगे मेरा जिम का जो फर्स्ट डे सेलिसबरी पार्क में एक जिम था उस समय, आई फॉरगॉट द नेम, वेरी बिग जिम है बच्चों, बहुत अमीरों का जिम था बच्चों। उस समय मैं भी बहुत अमीरों की तरह ही खर्च करता था बच्चों, कुछ नहीं सोचता था, ना आगे ना पीछे। वॉच पसंद आ गई तो 80-90 हज़ार की मैं वॉच खरीद लेता था एक बार में बच्चों, ठीक है। अब उस समय बच्चों अकेला था, सेविंग वेविंग का कोई लफड़ा नहीं था, मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे बहुत पैसा मिल रहा था बच्चों। सो आई वेंट टू दैट जिम, और वो ट्रेनर जो था जिम में, जो मैनेजर था, यार मैं जिम का नाम भूल गया, इट वॉज अ वेरी पॉपुलर जिम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन पुणे, नंबर 1 जिम हुआ करता था पुणे का। सो वो मेरा मेजरमेंट वगैरह उन्होंने लिया। वुड यू इमेजिन माई बॉडी फैट कितना था उस समय? 37% बॉडी फैट था मेरा उस समय। अभी मेरा बॉडी फैट है 19%। फिर भी मेरा स्टमक पेट है, मैं यहाँ पे मेरे को मास है। उस समय कितना था? 37। कैन यू गेस क्या होऊंगा मैं? तो उसने बोला बाप रे, उसकी फट गई ना। वो थोड़ा ओवर रिएक्ट करते क्योंकि वो खुद इतने फिट होते ना, वो खुद इतने बच्चे जो एकदम फिट है ना उसको, और हमारे लिए क्या था, ये नॉर्मल था बच्चों। रात को मैं 4 रोटी खाता था तो मैंने डाइट करना शुरू किया था, 3 रोटी खाता था। अभी मैं 20 ग्राम राइस खाता हूँ रात को, बस जस्ट दिस मच, एक मुट्ठी में इतना आएगा, 2-3 बार में 3 कौर में उसको मुंह में डाल दो, इतना ही राइस खाता हूँ मैं। 300 ग्राम आई हैव दैट ग्रीन वेजिटेबल। बट उस समय 4 खाता था, रात को 4 या 5 खाता था, तो मैंने 3 कर दी। तो मेरे को लग रहा था मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया, बाप रे इतना सेक्रीफाइस किया मैंने, फिर भी वजन कम नहीं होता था। सो द साइंस वॉज 37% बॉडी फैट एंड दिस वॉज, एंड उसने मेरे को बोला कि सर आप क्या कर रहे हो, और मैं मोटा था। उसने बोला सर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। और उसने भी मेरा अच्छा क्लास ले लिया। फिर वो भी क्लास ले रहा था क्योंकि उसको पर्सनल ट्रेनिंग देना था मेरे को। बोले सर आपको पीटी लगाना चाहिए, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ आपका। एक ने धमका दिया किसके लिए? डायबिटीज़ के लिए। एक ने धमका दिया किसके लिए? हार्ट अटैक के लिए बच्चों। अब मेरी फटी, मैंने बोला क्या करें। फिर जिम ज्वाइन किया, 2 महीने जिम गया, फिर बंद कर दिया। सेम, यू ऑल मस्ट हैव बीन थ्रू दिस थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अगेन व्हाट आई विल से, आपकी लाइफ कौन चेंज करेगा? फ्लैटरिंग ओपिनियंस या फिर इंडिपेंडेंट ओपिनियन? आप मम्मी से कभी पूछो अपनी, मम्मा हाउ डू आई लुक, कल्पक आज समटाइम शील से कि बेटा तू तो इतना गोरा है कि क्या बताऊं। यस और नो? शील से बेटा तू तो बहुत गोरा है, सुंदर है, तेरी क्लास की सारी लड़कियां तेरे पीछे पागल होंगी। And same my mother used to say me, when even I was so chubby, my mother used to say me, बेटा खाने पीने घर का है, तू हट्टा कट्टा है, ये वो। She never gives what बेटा? Independent. And that's the reason why most of us are failing in our lives. कि हमको साला कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता ही नहीं है। लोग क्या करेंगे? बुरा मान जाएंगे। बट मैं तुम्हारे मुंह पे बोलता हूँ कि तुम फेल हो जाओगे, बिकॉज
आई वॉन्ट टू बी वॉट बेटा, आई लव यू, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, बट अगेन आई हैव टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों चाहिए? क्या वो मुकेश अंबानी को फ्लैटर करेंगे कि नहीं मुखिया, यू आर सो स्वीट, यू आर क्यूट? नो, दे वोंट बी फ्लैटरिंग, यू नो. Can I say they will be giving independent opinion? What is good for company is good for company. What is bad for company is bad for company. They'll directly tell. They won't try to flatter Mukesh Ambani. हाँ है ना बच्चों? So you need, अगर आपकी कंपनी बड़ी कंपनी है, अगर आपके पास आपने शेयर होल्डर से क्या उठा के रखा है, अच्छा खासा पैसा उठा के रखा है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुड ऑलवेज व्हाट बेटा. अब ये बायजूस, ये जो अभी जो भी कांड कर रहा है, क्या आपको लगता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसके फेवर में होंगे? उसने अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने रेडी नहीं किए, मतलब उसके अकाउंट्स में इतना झोल है. पीडब्ल्यूसी छोड़ के भाग गया. पिछले 1 साल में उनके यहाँ से 2-3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने क्या कर दिया है, रेजिग्नेशन. क्यों? क्योंकि बायजूस उनकी बात, वो खुद यूएस में जाके बैठा है ना. बायजू लिव्स इन यूएस, सॉल्ट लेक सिटी यूएस. 10-15-20 एकड़ में उसने घर बना के रखा है. उसको पता है कि आज नहीं तो कल वो उसका भांडा फूटेगा. और यूएस इज अ सेफ हेवन. इंडियन पुलिस कहीं कभी पकड़ ही नहीं पाएगी उसको बच्चों. आज नहीं तो कल कांड होगा बायजूस में. नहीं, अभी बायजूस ने कुछ चीज़ें अच्छी की है. कल ही मैंने वीडियो बनाया है. बायजूस ने क्या किया, एसबीआई के जो एग्जिस्टिंग पुराने सीईओ थे, रजनीश सिन्हा, उनको क्या किया है, अपॉइंट किया है गवर्नेंस एडवाइजर के रूप में. किस बारे में? लेट्स सी हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है वो मुझे नहीं पता. बट अगेन यू नीड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड. अगर आप खासकर कब बच्चों, देखो कंपनी में अगर सिर्फ आपका पैसा है, ज़्यादा लोगों का पैसा इन्वॉल्व, तो कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? तुम्हारी कंपनी बर्बाद होगी, फर्क किसको पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी बर्बाद होती है, किसको फर्क पड़ता है? कम से मैक्सिमम 200 लोगों को. बट अगर एक पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर बड़ी लिस्टेड कंपनी अगर बर्बाद होती है, तो आपको पता है फर्क बहुत सारे लोगों को पड़ता है. अरे फर्क छोड़ दो, इकोनॉमी को भी फर्क पड़ता है. अब अडानी अगर कल की तारीख में बर्बाद हो जाए, तुम्हारा धारावी पता चला कि नहीं, अडानी के पास पहुंच गया धारावी. ये सुनो बच्चों, आई थिंक कितना 280 एकड़ 280 एकर्स ऑफ लैंड धारावी का पूरा अडानी को मिल गया. और अडानी वहाँ पे बोलते हैं कि आने वाले 7 ईयर्स का डेडलाइन है कुछ, तो 7 ईयर्स में धारावी को ऐसा बना देगा अडानी कि तुम लोग धारावी घूमने जाओगे कि आज हम धारावी जा रहे हैं. मतलब इतना सुंदर बनाएगा बच्चों धारावी को. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? सो और कांग्रेस कितनी निकम्मी है, जस्ट इमेजिन. 70 साल से धारावी की बस्ती वैसी की वैसी पड़ी है, उसको कभी सोचा नहीं कि उसको डेवलप करें. इट वॉज आफ्टर 2014 काम धारावी. और तुमको क्या लगता है धारावी इतनी आसानी से वो, वहाँ पे लोग कैसे हैं बच्चों? सुबह जाओगे शाम को कहाँ गए पता नहीं चलेगा, ऐसा है धारावी. सो उन्होंने इतने टाइम से क्या किया, 2014 के बाद से इन लोगों ने फुल, वो फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, ही स्टार्टेड किया धारावी के लिए हमको कुछ करना है. और तब से जो नेगोशिएशंस चालू हुए बच्चों, तब जाके इतने टाइम में वहाँ के लोगों को कन्विंस करना, और तब जाके अभी उन्होंने बोला कि 2024 के इलेक्शन के पहले क्या होगा, धारावी में पहला आपको बिल्डिंग दिखेगा 50 फ्लोर का. लेट्स सी हाउ डज इट गो. बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ, इंडिया का इमेज, वो फॉरेनर्स लोग मजाक उड़ाते हैं ना हमारे धारावी के नाम पे. वो धारावी के अंदर छोटी और बड़ी मिला के 40 गटर हैं. गटर ऐसी कि डूब जाए आदमी तो पता ही चले बच्चों. वहाँ पे डायरेक्टली मार के फेंक देते हैं ना बच्चों. वहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स है, क्या है वो? एनीवे, सो आई विल स्टार्ट. सो व्हाट यू नीड इज, सो क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के आने से बोर्ड को फायदा होगा? यस बच्चों, यस. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के आने से बोर्ड को क्या होगा? फायदा होगा. क्योंकि वो बोर्ड को फ्लैटर करने के लिए, बोर्ड को, चेयरमैन को खुश करने के लिए नहीं, वो क्या करेंगे, ये चीज़ कंपनी के लिए अच्छी है नहीं है, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे. और कोशिश, लिस्टेड कंपनी में तो हम कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी हो. क्या हो? मेजॉरिटी. क्यों? कोई भी बोर्ड रेजोल्यूशन उनके अप्रूवल के बिना पास नहीं हो पाएगा बच्चों. चलो, सो अब हम देखते हैं व्हाट इज हु एग्जैक्टली आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. जल्दी से आ जाइए नोट्स पे, सॉरी नोट्स बोल रहा हूँ, बैरक पे आ जाइए. चलो 149 सबसेक्शन 6. An independent director
in relation to a company. Independent director in relation to a company means what? कंपनी के लिए, किसके लिए बच्चों? आ कंपनी मतलब सारी कंपनी, या जिन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, जिन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है उन कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस मतलब रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, मींस कि जो भी डेफिनेशन में मींस लिखा होता है इसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ वही है जो मींस में है, बाकी कुछ मींस, देखो बच्चों ये डेफिनेशन में झोल है, मींस अ डायरेक्टर, मींस अ डायरेक्टर। ये अ डायरेक्टर यहां पे लिखने का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। वेरी नाइस। अ डायरेक्टर का मतलब एक डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब क्या है? 2 clause 34 द वन हु इज अपॉइंटेड टू द, मतलब अगर मुझे उन्नति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो पहले मैं इसको डायरेक्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करूं या पहले मैं इसको डायरेक्टर अपॉइंट करूं? बच्चों बहुत सारे लोग यहाँ पे झगड़ा करते हैं ना कि व्हाट इज रॉन्ग इफ यू अपॉइंट उन्नति डायरेक्टली एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब एक जगह एक मतलब एक कैटेगरी के लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके अपॉइंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कैटेगरी के लोग बोलते हैं अगर आपने डायरेक्टली उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया तो ये लॉ का वायलेशन है, क्योंकि लॉ क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस आ डायरेक्टर। आ डायरेक्टर का मतलब 2 clause 34 द वन हु इज ऑलरेडी अपॉइंटेड टू द बोर्ड। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप किसको बनाओगे? मतलब अगर मुझे उन्नति को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, पहले मुझे उन्नति को अपने यहां पे डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, मींस अ डायरेक्टर। मैं कुछ अपने मन से बता रहा हूं या जैसा डेफिनेशन में वैसा बता रहा हूं? तो फर्स्ट आई हैव टू अपॉइंट उन्नति ऑन माय बोर्ड, ऑन माय, सो आई वुड अपॉइंट उन्नति एज एन एडिशनल डायरेक्टर। कैसे अपॉइंट करूंगा मैं? अब एडिशनल डायरेक्टर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 1 में बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ कि उन्नति को अगर मुझे इंडिपेंडेंट या किसी भी इंसान को मुझे अगर अपनी कंपनी का क्या बनाना है तो पहले मुझे उसे क्या बनाना है? अ डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। अदर देन मतलब इनके अलावा, किनके अलावा? किनके अलावा? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर। इन तीनों के अलावा, इन तीनों के जो क्या है? डायरेक्टर है, और जो नीचे दिए हुए क्लॉजेस में, नीचे दिए हुए क्लॉजेस के क्राइटेरिया को मीट करता है वो बंदा क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, सो इट मींस अ डायरेक्टर हु इज नॉट, जो क्या नहीं है आपका? एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी नहीं है और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, एमडी और डब्ल्यूटीडी क्या है बच्चों? ये होल टाइम के एमपी होते हैं। क्या होते हैं? होल टाइम। और नॉमिनी डायरेक्टर हम सेक्शन नंबर 161 में पढ़ेंगे, द वन हु रिप्रेजेंट्स बैंक और फाइनेंशियल। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, वो छोड़ दो। बट एज ऑफ नाउ माय फोकस इज ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब एक डायरेक्टर जो एमडी डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है। और उसके आगे कुछ बताया इन्होंने, नंबर 1 क्लॉज ए, हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, किसके ओपिनियन में? बोर्ड के ओपिनियन में, इज अ पर्सन ऑफ व्हाट बेटा? इंटेग्रिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी? विश्वसनीयता। एक विश्वसनीय इंसान है, ट्रस्टवर्दी इंसान है। प्लस उसके प्लस क्या है बच्चों? उसके पास क्या है बच्चों?
रेलिवेंट एक्सपर्टीज है और क्या है, एक्सपीरियंस है। किसके ओपिनियन में बच्चों? कंपनी का जो बोर्ड है, बोर्ड इज कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर जो है, उसके ओपिनियन में क्या है बच्चों? क्या है? इस बंदे के पास क्या है? रेलिवेंट एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है। ये सुनो बच्चों। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिवेंट एक्सपर्टीज? यस, रेलिवेंट एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस मतलब जिस फील्ड में कंपनी क्या करती है, ऑपरेट करती है। ठीक है, सो दिस इज क्लॉज ए। नाउ क्लॉज बी is divided into two sub clauses. Clause B is divided into two sub clauses. दूसरा क्या है? Who is, जो है और जो ना था। क्या नहीं था? प्रमोटर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। नंबर वन, आप क्या नहीं हो बच्चों? प्रमोटर नहीं होने चाहिए। किसके बच्चों? कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट, इनके प्रमोटर नहीं होने चाहिए। दूसरा, हु इज नॉट व्हाट बेटा? हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग, तो आप ना ही प्रमोटर होने चाहिए, ना ही आप रिलेटेड टू प्रमोटर। कौन सी कंपनी के? कंपनी। तो अगर मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्या बनने वाले हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाले हैं, तो ना ही आपको रिलायंस की कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या फिर रिलायंस के प्रमोटर, रिलायंस उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, इन सारी कंपनी के जो भी प्रमोटर हैं, इनसे आपको क्या नहीं होना चाहिए? रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड? अब रिलेटेड टर्म को ऐसे एक्चुअली में एग्जैक्टली डिफाइन किया गया नहीं है, तो रिलेटेड शब्द को अपन कैसे इंटरप्रेट करेंगे? लिटरल कंस्ट्रक्शन के थ्रू या रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के थ्रू। सो फॉर एग्जांपल, आपका प्रमोटर अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड का प्रमोटर कौन है? कोई कंपनी है, और मैं उस कंपनी का क्या हूँ? डायरेक्टर हूँ, तो मैं क्या हो गया? रिलेटेड हो जाऊंगा। फॉर एग्जांपल, रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी एक्स लिमिटेड है, और एक्स लिमिटेड में दुष्यंत जैन अगर 10,000 शेयर होल्ड करता है, तो क्या मुझे रिलेटेड मान सकते हैं? यस, वी कैन कंसीडर कि आप क्या हो? उससे रिलेटेड हो। या फिर कोई इंडिविजुअल प्रमोटर है और आप उसके क्या हो? रिलेटिव हो। क्या हो उसके? तो हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड क्लॉज हो गया। नाउ कम टू क्लॉज नंबर सी। इधर देखिए, हु हैज मतलब जिसकी है या हेड पास्ट में थी। अच्छा, क्या है? नो मतलब जिसकी ना है, जिसकी ना थी। क्या नहीं थी? जिसकी ना है, जिसकी ना थी। क्या नहीं थी बच्चों? पिक्यूनरी रिलेशनशिप। अच्छा, ब्रैकेट उसमें क्या लिखा है? अदर देन रेम्युनरेशन एज सच डायरेक्टर और हैविंग अच्छा, अदर देन रेम्युनरेशन एज सच डायरेक्टर कहने का मतलब, हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेम्युनरेशन अगर आपको मिल रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप अपॉइंट हो गए, रेम्युनरेशन मिल रहा है, उसके बाद आप वापस क्या हो रहे हो? रीअपॉइंट हो रहे हो। तो रीअपॉइंटमेंट के टाइम पे देखेंगे कि भाई तुम्हारा पिक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? मॉनिटरी रिलेशनशिप। नहीं, तुम पिछले साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, तुमने 2 करोड़ का रेम्युनरेशन लिया था, उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। सो आपकी ना होनी चाहिए, ना थी पिक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्युनरेशन सच डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग इतना, और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग कितना परसेंट बच्चों? ध्यान से देखता हूं। नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ व्हाट बेटा? ऑफ हिज टोटल इनकम और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट और देयर प्रमोटर डायरेक्टर ड्यूरिंग द 2 immediately preceding financial year और ड्यूरिंग द करंट ईयर। इधर देखो, 2020 और 2021 और 2022
2022 और 2023 और 2023 और 2024। ठीक है, अपन मिस्टर के को क्या करना चाहते हैं? मिस्टर के को हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्या बनाना चाहते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। कौन से साल में? 2023 और 24 में। तो 2023 और 24 में अभी जून का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, कितने महीने हो गए? लगभग 3.5 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो करंट ईयर्स में 3.5 मंथ्स हो गए हैं। ये दोनों क्या हैं बच्चों? पिछले 12 मंथ्स के फुल फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, हम मिस्टर के को क्या बना रहे हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं। बनाना चाहते हैं किसका? RIL का। तो एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर C, जो ये बोलता है कि मिस्टर के का पिक्यूनरी रिलेशनशिप हो तो चलता है, कोई प्रॉब्लम, बट किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए? यस, 10% ऑफ टोटल इनकम कंपनी की या उसकी? उसकी। तो मिस्टर के की 2012 में, 2021-22 में मिस्टर के ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे, टोटल इनकम थी उनकी। 22-23 में 3 करोड़ रुपए कमाए थे, और अभी तक उन्होंने 1.5 CR कमा लिए हैं। इसका 10% कितना हो गया? 20 लाख। इसका 10% कितना हो गया? और इसका 10% कितना हो गया? 15 लाख। अब मुझे बताइए, फिर से वो पॉइंट पढ़िए एक बार वापस और बताइए क्या लिखा है इस पॉइंट में। रीड दैट पॉइंट अगेन वापस से। हाँ जी। नहीं, गलत है। और कोई ट्राई करेगा? और हैविंग ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम और सच अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब में कुछ है क्या? देखो, रूल्स में कुछ बताया है? नहीं, नहीं 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 है, प्रिस्क्राइब में भी कुछ नहीं है। चलो मैं ट्राई करूं, ध्यान से बच्चों। 2021 और 22 में अगर अगर मिस्टर के ने पिक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब कमर्शियल ट्रांजैक्शंस किए हैं, किसके साथ किए हैं? अरे किसके साथ किए हैं? RIL के साथ, उसकी होल्डिंग के साथ, उसकी सब्सिडरी के साथ, उसके एसोसिएट के साथ, इनके प्रमोटर्स के साथ, इनके डायरेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस की वैल्यू उसकी टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब पिक्यूनरी रिलेशनशिप इज अलाउड, बट टू व्हाट एक्सटेंट इज इट अलाउड? यस, मतलब पिक्यूनरी रिलेशनशिप। अच्छा, एंड दिस डज नॉट इंक्लूड रेम्यूनरेशन दैट यू रिसीव। इसने ऑलरेडी अगर कुछ रेम्यूनरेशन रिसीव किया तो इसमें काउंट नहीं करने। तो बच्चों, तो 20 लाख रुपए। तो अगर 2021-22 में मिस्टर के ने कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट से जो पेमेंट ली है वो कितनी थी? 19 लाख की थी। मतलब ऐसा नहीं कि उसने पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन नहीं किया, उसने किया है, बट कितने का? 19 लाख का। मतलब उसकी जो टोटल इनकम है, अच्छा उस टोटल इनकम में मैंने क्या काउंट नहीं किया है? रेम्यूनरेशन काउंट। मतलब हो सकता है इसमें 2 करोड़ रुपए उसका रेम्यूनरेशन या कुछ भी हो, तो उसकी टोटल इनकम जो है उसका कितना निकाला अपन ने? 10%। और जो भी उसका कंपनी के साथ पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन है वो कितने का है? 10% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए।
देखो क्या लिखा है, लोअर नहीं लिखा है, एक्सीड नहीं लिखा है। यस, नॉट एक्सीडिंग। नॉट एक्सीडिंग मतलब अगर 20 लाख है तो आपने 20 लाख तक का ही ट्रांजेक्शन किया है कंपनी के साथ, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे 30 लाख है और आपने कितने का ट्रांजेक्शन किया है, 30 लाख का किया है, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगर 15 लाख है, 15 लाख है और आपने 15 लाख रुपए या इससे कम का ट्रांजेक्शन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। So if your monetary relationship with the company, holding, subsidiary, associate, KMP, promoter, इन सब का मिला के कितना परसेंट है, 10, yes, is how much, is up to 10% of your total income, there is no problem, you can be appointed. Is that clear? And when I have counted this 10%, मैं आपका जो ऑलरेडी रेम्यूनरेशन है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो मैंने काउंट नहीं किया। हाँ, टोटल इनकम मतलब उसने दूसरी जगहों से भी काम किया होगा ना, ही मस्ट हैव अर्न्ड फ्रॉम मेनी अदर कंपनीज। हो सकता है बहुत सारी कंपनीज को वो क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उसकी जो टोटल, ये 2 करोड़ मैंने कहाँ से निकाला है, 2 करोड़ इज टोटल इनकम, इज हिज टोटल इनकम। हो सकता है वो दूसरी कंपनीज के बोर्ड पे हो सकता है वो कुछ बिजनेस करता हो तो उससे उसकी इनकम हुई हो। तो उसकी जितनी भी इनकम हुई है, उसकी जितनी भी कंपनी से उसने कितना कमाया हुआ होना चाहिए, मैक्सिमम 10%। अगर उससे ज़्यादा कमाया है तो, अगर मान लो 2021-22 में उसने कंपनी से कितना कमाया था, टोटल इनकम उसका 10% 20 लाख है, बट उसने कंपनी से कितना कमाया था, 22 लाख। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे सेम है, बट क्या हो जाएगा वो, he'll become what बेटा, क्यों डिस्क्वालीफाइड हो गया, क्योंकि उसने टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा किसके साथ ट्रांजेक्शन करके कमाया था, कंपनी या उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ट्रांजेक्शन्स में क्या आएगा, ट्रांजेक्शन्स में क्या आएगा, वट एवर ट्रांजेक्शन्स, नहीं, वट एवर ट्रांजेक्शन्स, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है कंपनी का वो एडवाइजर बन के काम किया उसने, हो सकता है उसने कंपनी का क्या बन के काम किया हो सकता है उसकी सीमेंट की दुकान हो तो उसने कंपनी को क्या सप्लाई किया हो, सीमेंट सप्लाई किया। एनी ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ मनी, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ मनी। हो सकता है कंपनी को उसने कोई ट्रेनिंग, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कंपनी को उसने कोई मोटिवेशन का क्या दिया हो, सेशन दिया हो, उसके लिए कंपनी ने उसको 6 करोड़ रुपए की पेमेंट दी हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है सबको? अरे क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ जाओ। 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज नंबर डी। अब बच्चों यहां पे आप अपने रिलेटिव्स के कारण डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहां पे आप किसके कारण डिस्क्वालीफाई हो जाओगे? चलो, नन ऑफ whose relatives, none of whose relatives, रिलेटिव कौन होता है? चेक करो, 2 clause 76, 2 clause 77, हाँ 2 clause 77 में देखो रिलेटिव का मतलब, हु इज अ रिलेटिव, चेक 2 clause 77। तो जब मैं कहूं रिलेटिव का मतलब, तो रिलेटिव का मतलब कौन होता है? यस, इधर देखो, इफ वन पर्सन is related to another, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से फॉलोइंग तरीके से अगर रिलेटेड है तो वो क्या बन जाते हैं आपस में? पहला, अगर आप किसके मेंबर हो, अगर आप HUF के मेंबर हो, सेम HUF के मेंबर हो तो आप क्या माना जाएगा? रिलेटिव। अगर आप एक दूसरे के क्या हो, अगर आप पति और पत्नी हो तो आप क्या माना जाएगा? रिलेटिव। और लास्ट है, अगर आप कनेक्टेड हो, किस प्रकार से कनेक्टेड हो? प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अगर आप क्या हो, कनेक्टेड हो। और ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर कहाँ पे मिलेगा आपको?
रूल 4 ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स 2014। क्या क्या है बच्चों उसमें? तो प्रिस्क्राइब मैनर में कौन कौन है आपका रिलेटिव? फादर, दूसरा मदर, तीसरा क्या है? सन, चौथा कौन है? सन की बीवी, पांचवा कौन है? डॉटर, उसके बाद कौन है? डॉटर का पति, उसके बाद कौन है? बिरादर, उसके बाद कौन है? ब्रदर के अंदर कौन आएगा आपका? आपके पापा का अगर कहीं और कहीं चक्कर था, शादी वादी हो गई, वहां से भी आपको एक भाई है या फिर आपको बहन है, तो सिस्टर, और सिस्टर के साथ में कौन आ गई? आपकी स्टेप सिस्टर। भगवान ना करे इस जन्म में ये देखने को मिले। चलिए बच्चों तो ये सारे आपने यहाँ नहीं होता बाबा, ये सब इधर ना। तो ये सारे क्या हैं बच्चों? आपके रिलेटिव हो गए। तो फादर, अच्छा, फादर, मदर और सन में ये स्टेप फादर भी आएगा, स्टेप मदर भी आएगी, स्टेप सन भी आएगा। अब जब मैं ये बोलता हूँ तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टेप डॉटर नहीं आएगी क्या? डॉटर के केस में कुछ नहीं लिखा भाई, डॉटर वाली जगह खाली है। सो ये सब क्या है बच्चों? आपके रिलेटिव हैं। कौन कौन है आपका रिलेटिव? सेम HUF के अगर आप मेंबर हैं, अगर आप क्या हैं आपस में पति और पत्नी हैं, या फिर आपके आप, तो दुष्यंत के लिए कौन कौन हो गया? दुष्यंत के पापा, दुष्यंत की मम्मी, दुष्यंत का बेटा तो है नहीं, दुष्यंत की बेटे की बीवी, ये भी नहीं है, किस्मत अच्छी है मेरी। उसके बाद और बेटे की बीवी बहुत परेशान करती है ना आगे जाके, बहू, एनीवे सून मराठी मध्ये सून म्हणता हो। उसके बाद डॉटर, यस निर्विका, डॉटर का पति, ये भी बहुत परेशान करता है बच्चों, यस और नो? एनीवे CSE कराऊंगा इससे ही मैं इधर। उसके बाद कौन है? ब्रदर, ये अच्छा आदमी होता है। उसके बाद कौन है बच्चों? स्टेप ब्रदर, भगवान की कृपा से मेरी जानकारी के अनुसार मेरे पास नहीं है। उसके बाद सिस्टर और इंक्लूडिंग योर स्टेप सिस्टर। तो ये सारे लोग क्या हैं बच्चों? आपके रिलेटिव। नाउ डॉटर में स्टेप डॉटर नहीं है, प्लीज डोंट आस्क मी व्हाई। स्टेप डॉटर क्यों नहीं? आई डोंट हैव अ लॉजिक, बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, सो डॉटर आपकी क्या होनी चाहिए? रियल होना चाहिए। मतलब कानून के हिसाब से स्टेप डॉटर आपकी डॉटर, या स्टेप डॉटर अगर है आपकी तो आप उसके रिलेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? आई डोंट नो, यू हैव टू आस्क मोदी जी। ये सुनो बच्चों, अब प्लीज अब ज्ञान देना चालू मत कर देना फेमिनिन वाला, यह हमारे हकों का उल्लंघन है, सन है तो डॉटर क्यों नहीं है? तुम अरे पढ़ो, आगे बढ़ो यार, छोड़ो। चलो, तो ये हो गया आपके रिलेटिव। तो नेक्स्ट इज, वापस से आ जाओ 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज नंबर डी। तो यहां पर बच्चों, यहां पे दुष्यंत जैन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों नहीं बन पाएगा? खुद के चक्कर में या फिर उसके रिलेटिव के चक्कर में? हाँ, चलो पहला पहला क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्लॉज डी के, सॉरी क्लॉज डी के अंदर पहला सब क्लॉज है मेरा रिलेटिव। मेरा, अब रिलेटिव मतलब बहुत सारे रिलेटिव हो गए मेरे, तो मेरा कोई भी रिलेटिव मेरा अगर क्या कर रहे हैं? इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी। सिक्योरिटी मतलब अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है, इंटरेस्ट मतलब अगर शेयर कैपिटल, अरे शेयर कैपिटल नहीं तो इंटरेस्ट होता है ना। इंटरेस्ट कहां पे बच्चों? कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग व्हाट बेटा? टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग व्हाट बेटा? करंट फाइनेंशियल ईयर। सो बच्चों, अगर मेरा कोई भी रिलेटिव कहाँ पे बच्चों? RIL में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में या एसोसिएट में क्या कर रहे हैं? एनी मतलब कोई भी सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर, कोई भी अमाउंट, कोई भी रुपए का
शेयर डिबेंचर कोई भी मेरा रिलेटिव अगर क्या करता है, होल्ड करता है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालीफाई। लेकिन नीचे क्या है बच्चों, प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग कितना, और 2%। वाह, जरूरत क्या थी बे, इधर सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग कितना, 50 लाख रुपीज, और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, और सच हायर सम एज में बी। ओके, तो आपका रिलेटिव कितना होल्ड कर सकता है, जिस कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाले हो उसमें आपका रिलेटिव कितना होल्ड कर सकता है, यस, फेस वैल्यू के ऊपर कितना परसेंट बच्चों, एक मिनट मैं रूल्स में चेक कर लूं। ठीक है, सो रिलेटिव फेस वैल्यू के ऊपर कितने का बच्चों, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लैक्स, या फिर कितना, और 2% ऑफ व्हाट बेटा, पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी associate, or such higher amount as may be prescribed. So not exceeding. अच्छा, अब इसमें लफड़ा क्या है बच्चों, whichever is higher बोला है, कुछ बोला है, whichever is higher or such higher sum as may be prescribed, और such higher sum as may be prescribed, कहने का मतलब क्या है, नहीं जो, हाँ, तो बच्चे इसका इंटरप्रिटेशन क्या क्या निकलता है, और सच हायर अमाउंट, मतलब ये अमाउंट से भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। एज ऑफ नाउ अभी कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। सो आपका रिलेटिव कितने रुपए की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, शेयर डिबेंचर सब कुछ मिला के, फेस वैल्यू कितने की, 50 लाख, या फिर 2% ऑफ पीयूसी, अच्छा सिर्फ पीयूसी, पेड अप कैपिटल मतलब पेड अप इक्विटी एंड पेड अप प्रेफरेंस। सो अगर कंपनी की पेड अप कैपिटल कितने की है, 100 करोड़ रुपए की, एग्जांपल दे रहा हूं, तो कितने तक की होल्ड कर सकते हो तुम, 2 करोड़ रुपए तक की सिक्योरिटीज होल्ड कर सकते हो। और ये 2 करोड़ रुपए किस पे, मार्केट वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे, ये अपन फेस वैल्यू पे काउंट करेंगे क्योंकि ऊपर भी फेस वैल्यू लिखा है, और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, करेक्ट। सो आपका रिलेटिव कितने की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, और सबका मिला के हो, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट सब कुछ मिला के कितना मैक्सिमम, 50 लाख, या फिर 2% ऑफ द फेस वैल्यू, विचएवर इज हायर, अप टू हायर अमाउंट तक आप जा सकते हैं। दूसरे पे आ जाओ, अगेन ये भी क्लॉज किसके लिए, ये भी क्लॉज किसके लिए, रिलेटिव के लिए, ठीक है। क्लॉज नंबर 2, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। इंडेप्टेड टू द कंपनी मतलब जो मेरा रिलेटिव है, इंडेप्टेड टू कंपनी का मतलब क्या है, उधार लिया है या उधार दिया है, इंडेप्टेड टू द कंपनी, आई एम इंडेप्टेड टू यू, इसका मतलब क्या है, मुझे तुमको उधार चुकाना है क्योंकि मैंने तुमसे उधार, इंडेप्टेड टू द कंपनी का मतलब आपने उधार लिया है। तो अगर आपने उधार लिया है, किससे उधार लिया है, कंपनी से, होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट से, या फिर इनके प्रमोटर से, या फिर इनके डायरेक्टर से, इन excess of such amount as may be prescribed during what beta, during 21-22 22-23 और करंट है 23-24। कितने का उधार लिया बच्चे, रूल्स में देखो, 50 लाख रुपीस at any time during the
2 preceding financial years. कितना है बच्चों? 50 लाख रुपीस का. In excess of such amount, बच्चों प्लीज हियर, in excess of such amount, read this. और रूल्स में बताया कि अमाउंट कितना है, रूल्स में बताया अमाउंट कितना है, 50 लाख रुपीस. तो बच्चों 21-22 में मेरे सगे भाई ने रिलायंस से 49 लाख का उधार दिया था, और 22-23 में मेरे सगे भाई ने रिलायंस की सब्सिडरी से 48 लाख का लोन लिया था. 23-24 में मेरे सगे भाई ने 47 लाख का लोन रिलायंस से लिया है. क्या 23-24 में दुष्यंत जैन कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है, नहीं बन सकता है? बताइए. रीड करके मुझे जल्दी से बताओ, बन सकता नहीं बन सकता. मैं 1 मिनट में. हाँ जी, बन सकता है, नहीं बन सकता है? क्या प्रॉब्लम क्या है? 1 मिनट. प्रिस्क्राइब अमाउंट इज व्हाट बेटा? 50 लाख. तो बोल रहे हैं लगातार 2 सालों में, लगातार अगर उसने बोरो किया है तो बोरो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लगातार 2 सालों में और करंट फाइनेंशियल ईयर में मिलाकर नहीं बोला है, एग्रीगेट नहीं बोला है. वो सिर्फ ये बोला है कि 50 लाख के अमाउंट को एक्सीड नहीं करना है. तो यहाँ पे भी उसने एक्सीड नहीं किया है, यहाँ पे भी उसने एक्सीड नहीं किया है, यहाँ पे भी उसने एक्सीड नहीं किया है. प्रॉब्लम क्या है? सो अगर उसने कितने का लिमिट मेंटेन रखा है, अगर आपको याद है ये वाला पॉइंट, अगर आपने फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था, उसकी इनकम का 10% ज़्यादा उसने कमाना नहीं चाहिए, याद है आपको? तो सेम चीज़ थी ना, उसने 3 साल क्या किया था, लिमिट 10% के नीचे रखा था. कोई प्रॉब्लम था क्या? अच्छा, और इसके पहले वाले में भी जो था कि 2% और 50 लाख, वो भी अपने को लगातार 2 सालों में देखना है कि 22-23 में भी आपको 2% और 50 लाख का लिमिट मेंटेन करना है, 23-24 में भी मेंटेन करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू डोंट एक्सीड द लिमिट देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? तीसरा देखो, क्लॉज 3, रिलेटिव. ये भी आपके रिलेटिव के ऊपर है. If your relative has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company, कहने का मतलब दुष्यंत जैन को बनना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मेरा रिलेटिव है मेरा भाई अंकित जैन, और अंकित जैन ने रिलायंस को, उसकी होल्डिंग को, उसकी सब्सिडरी को, या फिर उसकी एसोसिएट को क्या दिया है? तो मेरे भाई ने क्या किया है?
मेरे भाई ने क्या किया है? क्या रिलायंस से लोन लिया है? नहीं, बट रिलायंस को क्या दिया है? गारंटी दी है या फिर क्या प्रोवाइड किया है? किसके लिए? यस, इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू द कंपनी। कहने का मतलब क्या है? मेरे भाई ने कहा है, मेरे रिलेटिव ने कहा है कि आप यश को लोन दे दो। अच्छा, कितने का लोन अमाउंट बताया? प्रिस्क्राइब ना, प्रिस्क्राइब अमाउंट इज हाउ मच? 50 लाख। सो मेरे भाई ने रिलायंस की होल्डिंग को, सब्सिडरी को या फिर उसकी एसोसिएट को क्या दिया है? गारंटी दिया है। क्या गारंटी दिया है? कि रिलायंस आप यश को लोन दे दो, अगर यश ने आपका लोन वापस नहीं किया तो वापस कौन करेगा? मेरा भाई करेगा। या फिर मेरे भाई ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी है, किसके फेवर में? रिलायंस के फेवर में, कि अगर यश ने लोन वापस नहीं किया तो आप क्या करना? मेरी ज़मीन बेच देना। मतलब मेरे भाई ने, यश का लोन है, बट यश के लोन के लिए सिक्योरिटी किसने क्रिएट किया है? सिक्योरिटी, यश का लोन है बट यश के लोन के लिए सिक्योरिटी किसने दिया है? मेरे भाई ने दिया है। कितने का? सेम 21 22 22 23 और करंट फाइनेंशियल 23 24 सेम। और कितने का है भाई? गारंटी का अमाउंट कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए? अबे नहीं, 50 लैक्स। कितना है? 50 लैक्स। तो 50 लाख क्या है? तो 21 22 में मेरे भाई ने 48 लैक्स का गारंटी दिया था, 22 23 में 49 लैक्स का गारंटी दिया था, और 23 24 में 23 24 में 49,50,000 का गारंटी दिया था। क्या मेरा भाई ने अगर ये गारंटी दी है, किसके? इन खुद गारंटी रिलायंस को दिया है, और इंडेटनेस किसका है? यश का है। मतलब यश ने अगर लोन रीपे नहीं किया तो किसको पे करना पड़ेगा? मेरे भाई को पे करना पड़ेगा। क्या मेरे भाई ने ऐसा किया है तो क्या मैं रिलायंस का डायरेक्टर बन सकता हूँ करंट फाइनेंशियल ईयर में? बन सकता हूँ। क्यों? यस, नॉट एक्सीड, मतलब 50 के ऊपर होना नहीं चाहिए। तो मैं लोन भी दिया है, तो मेरा रिलेटिव 50 लाख के शेयर भी होल्ड करता है, मेरा रिलेटिव ने 50 लाख का लोन भी, 50 लाख तक की लिमिट का लोन भी दिया है, गारंटी भी दिया है। क्या नहीं से कोई प्रॉब्लम? एज लॉन्ग एज 50 लाख को लोन और गारंटी का अमाउंट 50 लाख को एक्सीड नहीं करता इन द करंट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 साल में और करंट ईयर में। ये ध्यान में रखिएगा। नाउ कम टू क्लॉज 4। फिर से मेरे भाई की बात करेंगे, मेरे रिलेटिव की बात करेंगे। हैज एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप विद द कंपनी, मतलब ऊपर लिखे हुए रिलेशनशिप्स के अलावा और भी कोई दूसरा? अच्छा, तो मेरे भाई ने लोन भी दिया है, गारंटी भी, सब कुछ किया है, और उसके अलावा मेरा भाई क्या करता है? मेरा भाई क्या करता है? सीमेंट भी बेचता है। मेरा भाई क्या करता है बच्चों? माई ब्रदर ऑल्सो सेल्स सीमेंट। माई ब्रदर ऑल्सो सेल्स सीमेंट, ही इज अ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सीमेंट। सो क्या नहीं किया है? हैज एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट, अमाउंटिंग टू हाउ मच? अमाउंटिंग टू हाउ मच? 2% और मोर ऑफ व्हाट बेटा? ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। सिंगली का मतलब अकेले, इंडिविजुअली, और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन, अरे बाप रे, 1 2 और 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अब बच्चों सिंगली और ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन 1 2 और 3, इसका मतलब क्या है? ये इन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया 2% और ऑफ टर्नओवर और 2% ऑफ टोटल इनकम। किसका? कंपनी का। किसका बच्चों? कंपनी का। ऑफ इट्स, इधर देखो फिर से आ जाओ, 21 22 22 23 23 24 22 23 में अच्छा, टर्नओवर ऑफ इनकम मैं किसकी निकालूं? अपनी या कंपनी की? कंपनी की ना। कंपनी का टर्नओवर था 50 करोड़ का, उसके बाद
कंपनी की इनकम थी 12 करोड़ की, 50 करोड़ का 2%, 12 करोड़ का 2%, 60 करोड़ का 2%, 13 करोड़ का 2%, 8 करोड़ का 2%, 4 करोड़ का 2%। ये क्या किया मैंने? व्हाट हैव आई डन? हाँ जी, सो यहाँ पर व्हाट्स हैपनिंग इज सो आपको कंपनी के साथ कोई भी दूसरी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं रखनी। कितने की विद अ कंपनी अमाउंटिंग टू व्हाट बेटा? तो 50 करोड़ का 2% कितना हो गया? 50 करोड़ का 2% कितना हो गया? 1 करोड़ ना, 1 करोड़। और 12 करोड़ का 2% कितना हो गया? 24 लाख। ये सुनो बच्चों, क्या नहीं करना है? सो मेरे भाई का क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? मेरे भाई का क्या नहीं होना चाहिए? मेरे भाई का कंपनी के साथ कोई भी दूसरा पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन होना नहीं चाहिए। कितने का? ऑफ इट्स टोटल इनकम अमाउंटिंग टू 2% और मोर। ठीक है, अब इसमें विच एवर इज हायर नहीं कहा है ना, या लोअर भी नहीं कहा है, तो दोनों का देखूंगा मैं। क्या देखूंगा? दोनों का। मतलब टर्नओवर का 2% कितना हो गया? 1 करोड़। इनकम का 2% कितना हो गया? 24 लाख। तो मैं क्या चेक करूंगा? क्या मेरे भाई ने कंपनी को कितने का सीमेंट सप्लाई किया है 21-22 में? कितने का सीमेंट सप्लाई किया है? मेरे भाई ने 23,99,000 रुपए का सीमेंट सप्लाई किया है। कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 23,99,000 का सीमेंट दिया है, बट मेरे भाई ने 50 लाख का क्या किया है? कंपनी से लोन लिया है। तो पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन टोटल कितना हो गया? 50 प्लस 23.9 पिक्यूनरी हो गया ना, मॉनिटरी। तो क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं इन कॉम्बिनेशन, सिंगली मतलब सिंगली या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ। तो सिंगली देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम, बट अगर कंबाइन कर दिया तो मैं अटक गया। हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका कैलकुलेशन कैसे है? तो आपको ऐसा कितने साल का निकालना है? 3 साल का निकालना है। तीनों साल में कहीं पे भी आपका क्या हो गया? ये 2% को क्रॉस कर गया, सिंगली या फिर बाकी के ट्रांजेक्शन्स को मिलाकर। अच्छा, अगर कंपनी में मीट नहीं किया, ये तो अपन ने किसका निकाला? ये कंपनी का निकालना अपन ने। मेरा ट्रांजैक्शन कितने का था कंपनी के साथ? मान लो मेरे भाई का सीमेंट का ट्रांजैक्शन कितना था? 23.99 लाख। तो पहले अपन ने किसके हिसाब से कैलकुलेट किया? पहले अपन ने रिलायंस के टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेट किया। हाँ या ना? अगर रिलायंस के टर्नओवर में बैठता नहीं है, मान लो रिलायंस के टर्नओवर में कहीं पे भी मैं डिस्क्वालीफाई, तो फिर मैं क्या करूंगा? रिलायंस के होल्डिंग का टर्नओवर निकालूंगा, उसका भी मेरे को 2% मैच करना है। उसके बाद मैं किसका निकालूंगा? इन सब का मैं देखूंगा, मैं कहीं पे भी ट्रिगर होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी के 2% की लिमिट में मैं आता नहीं हूं, बट मैं कहां पे आ गया? सब्सिडरी। अच्छा, तो एक मिनट, 23.99 लाख का तो मैंने ट्रांजैक्शन किया है, तो इस ट्रांजैक्शन को आपको सबके 2% से क्या करना है? चेक करना है। इज एवरीवन विथ मी? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्पेशली फॉर दिस पॉइंट यू हैव टू व्हाट बेटा? चेक सेपरेटली फॉर कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो या। और सिंगली अगर तुम्हारा 23.99 है, उसके बाद ऊपर के 3 ट्रांजैक्शन देखो, गारंटी, सिक्योरिटी और लोन। वहां पे अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसमें क्या करो? ऐड करो। चलो नेक्स्ट देखो। एक मिनट, डी में किसके कारण फंस गए तुम? अपने रिश्तेदारों के चक्कर। डी में तुम्हारी कोई गलती। अब ई में कौन आ गया? हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव। मतलब
हाँ, अब यहाँ पे ना तुमको कुछ करना है और ना ही रिलेटिव। पहला, होल्ड्स और हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ व्हाट बेटा? एक मिनट, होल्ड मतलब जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो उसको, तभी तुम या तुम्हारा रिलेटिव क्या कर रहा है बच्चों? होल्ड कर रहे हैं। हैज हेल्ड मतलब अभी होल्ड नहीं कर रहा है बट पास्ट में कर रहा था। क्या बच्चों? केएमपी और is or has been the employee of the company or its holding subsidiary or associate company in any of what beta? 3 financial year immediately preceding the financial year in which he is appointed, provided that in case of a relative who is an employee, the restriction under this clause shall not apply for his employment during what beta? हाँ जी, चलो इधर देखो। सबसे पहला अपन देखेंगे दुष्यंत जैन खुद से, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, और दुष्यंत जैन का रिलेटिव कौन है बच्चों? अंकित जैन। तो हम दोनों को क्या करना है, यहाँ पे फंसना नहीं है। तो बच्चों क्या नहीं होना चाहिए हमको? केएमपी नहीं होना चाहिए, या फिर क्या नहीं होना चाहिए? एम्प्लॉय। किसका बच्चों? कंपनी जहां पे अपॉइंट हो रहे हैं, होल्डिंग सब्सिडरी या फिर एसोसिएट। कितने साल में बच्चों? अच्छा, अपॉइंट कब हो रहे थे अपन? 23-24 में, 20-21, 21-22। तो इन पिछले 3 सालों में क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? तो अगर मैं तो कुछ कुछ भी नहीं था, बट मेरा भाई अगर क्या था, इन सारी जगहों पे क्या था? केएमपी या फिर क्या था? एम्प्लॉय था। लेकिन नीचे उन्होंने प्रोवाइजो में क्या बोला है बच्चों? अगर मेरा भाई क्या था? एम्प्लॉय था। सिर्फ क्या था? अगर मेरा भाई कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में और एसोसिएट में एम्प्लॉय था। सिर्फ क्या था? एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय बट नॉट केएमपी। तो क्या मैं क्वालिफाइड हूँ? हाँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि प्रोवाइजो में क्या बोल रहा है? अगर सिर्फ आपका रिलेटिव एम्प्लॉय है तो कोई प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन मेरा सगा भाई कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट में क्या था? अगर ही वॉज एम्प्लॉयड एज केएमपी, अगर वो एम्प्लॉयड था, कैसे एम्प्लॉयड था? तो क्या नहीं हो सकता बच्चों? तो मैं नहीं बन सकता। मतलब अगर पिछले 3 साल में था वो, अगर पिछले 3 साल में था तो मैं बन नहीं सकता। तो मुझे लगभग कितने साल वेट करना पड़ेगा? आने वाले 3 साल मुझे और वेट करना पड़ेगा, ताकि हम क्या हो जाएं? पवित्र हो जाएं। चलिए, सो आज का डिस्कशन हम यहीं ख़त्म करेंगे। कितने बचे हैं क्लॉजेज? और चलो, ज़्यादा क्लॉजेज नहीं है। सो एक बार बस घर जाके क्या करना, हल्के दिमाग से क्या करना, रिवाइज कर लीजिएगा बस एक बार। चलो, थैंक यू। किसी को कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा।